स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। तो अभी हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। कल हमने टॉपिक पढ़ा था नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब हमने स्टार्ट करना है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। बेटा ध्यान से समझेंगे, जब हमने कल पढ़ा था नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, तो हमने उसको क्या नाम दिया था? इसका दूसरा नाम क्या था? नॉमिनल नेशनल इनकम। और जो हमने पढ़ा था नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, इसको हमने नाम दिया था रियल नेशनल इनकम। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। बेटा जीडीपी की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं और मीनिंग भी पता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जब आप उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू आज के रेट के हिसाब से निकालें तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि करंट प्राइस पे निकाल रहे हैं और करंट प्राइस वाले को हम नॉमिनल बोलते थे। और अगर आप जीडीपी उसी गुड्स की वैल्यू बेस ईयर के प्राइस से निकालें तो उसको बोलते हैं हम रियल जीडीपी। आपको कल समझाया था करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस में फर्क क्या होता है। अगर मैं आज मार्केट रेट देखूं और उसके हिसाब से किसी गुड की वैल्यू निकालूं तो वो करंट प्राइस हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। और अगर किसी गुड्स की वैल्यू जो मैंने बेस ईयर लिया था, जिससे कंपेयर कर रहा हूं 2015 या 2012, उस बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा कौन सा जीडीपी? रियल जीडीपी। कौन सा जीडीपी आपके हिसाब से बेटर होगा, रियल या नॉमिनल? नाम ही बता रहा है रियल जीडीपी, बिकॉज इट शोज द रियल पिक्चर कि हमारे देश की इकोनॉमी एक्चुअल में ग्रो करी है या नहीं। इज इट ओके? एक बार पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस। नाम ये लिखा है, when GDP of a given year is estimated on the basis of price of the same year, it is called nominal GDP. And real GDP, when GDP in the given year is estimated on the basis of base year price, it is known as real GDP. Which is better? Next page पे देखते हैं, which is better, nominal GDP और real GDP? आपको अभी बताया real GDP is better। देखो क्या लिखते हैं, real GDP helps in determining the effect of increased production of goods and services। कह रहे रियल जीडीपी आपको हेल्प करता है डिटरमाइन करने में। क्या डिटरमाइन करने में? कि आपकी प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे देखिए क्या लिखा है, एज इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। क्योंकि रियल जीडीपी में क्या इफेक्ट होता है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल आउटपुट। कल आपको बताया था ना कि अगर मैं 2015 का डेटा लूं और 2020 का डेटा लूं, 2015 में क्वांटिटी या आउटपुट जो हमने कल लिया था वो था 1 लाख टन्स और ये 99,000। प्राइस 2015 में प्राइस था 20, आज प्राइस हो गया 25। तो वैल्यू, हमारे गुड्स की वैल्यू कितनी होगी? 20 lakhs और आज वो हो गई 24,75,000। तो अगर हम वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखें तो हमें लगता है कि हमारे देश की ग्रोथ हुई है, बट जब हम रियल जीडीपी देखें कि एक्चुअल में जीडीपी बढ़ी है या नहीं, तो मुझे आज की जो क्वांटिटी है उसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? उस साल के प्राइस से जिससे कंपेयर कर रहे हो। तब आपको एक्चुअल पता लगेगा कि मेरा देश ग्रो नहीं करा बल्कि इकोनॉमी डूब रही है। ये तो जो ज्यादा आ रहा था किस वजह से आ रहा? इट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये महंगाई की वजह से बढ़ गया था, एक्चुअल ग्रोथ नहीं थी। एक्चुअल में तो हमारा देश डूब रहा था।
तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, रियल जीडीपी helps to determine the increased production of goods and services as it is affected by change in physical output only, क्योंकि वो किसका शो करता है चेंज, सिर्फ फिजिकल आउटपुट का. On the other hand, nominal GDP can increase even without increase in physical output as it is affected by change in price also. कह रहे अगर आप नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी तो आउटपुट को बिना चेंज करे भी बढ़ सकता है. अगर मैं कहूं आज भी आउटपुट 1 लाख है तो मेरी प्रोडक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 25 लाख, जबकि प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ. बट जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपको क्या शो कर सकता है, वो शो कर सकता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है. एक्चुअल में तो इकोनॉमी स्टेबल है. वो किस वजह से, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी शोज द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑल्सो. वो प्राइस का इफेक्ट दिखा देता है, जबकि आप तो उसी लेवल पे हैं. समझ आ गई बात. सेकंड पॉइंट, रियल जीडीपी इज बेटर टू मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन इन फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर्स. कह रहे रियल जीडीपी हमेशा बेटर होता है. क्यों बेटर होता है, क्योंकि वो आपको एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करना सिखाता है, वो प्राइस का इफेक्ट खत्म कर देता है. लास्ट पॉइंट, रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्रीज. कह रहे अगर आप एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी से कंपेयर करना चाहते हैं, रियल जीडीपी इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि रियल जीडीपी आपका आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन शो करता है. इज इट ओके. नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का फॉर्मूला. अगर आपको क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी दी हुई है, नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस, और आपको कहा कैलकुलेट रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी निकालने का एक फॉर्मूला है, यहीं पे लिख रहा हूं, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी. ये हमने फॉर्मूला कल भी किया था, सेम फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100. बेटा कल मैंने आपको इसका नाम दूसरा बताया था. क्या बताया था, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो कांस्टेंट प्राइस को ही तो बोल रहे हैं, इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100. वही सेम फॉर्मूला है, इसमें आप जीडीपी के कंपैरिजन में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम. यहां से वो कह रहे हैं प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, बना सकते हो. प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, या नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100. समझ आ गई बात. तो यहां से 3 फॉर्मूले आपके जनरेट होते हैं. नेक्स्ट इज जीडीपी डिफ्लेटर. ये ध्यान से समझना इसका मीनिंग क्या होता है. जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब है कि जो आपके देश की जीडीपी है उसमें से जो महंगाई का इफेक्ट है, उस महंगाई के इफेक्ट को खत्म करना, उस महंगाई के इफेक्ट को खत्म करना, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर. कि आप उस महंगाई को हटा दो. देखो क्या बात करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं ये 20 लाख और 24,75,000 है, इसमें से आपके देश में जो ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ नहीं है, ये महंगाई है. कह रहे से इसमें से महंगाई का इफेक्ट हटाओ, और महंगाई का इफेक्ट हटाते ही जो इनकम आएगी वो कौन सी इनकम आपकी बन जाएगी, रियल इनकम. कह रहे वो महंगाई हटा के दिखाओ कि आपकी एक्चुअल में ग्रोथ है या एक्चुअल में इकोनॉमी डूब रही है. उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज करा, जीडीपी डिफ्लेटर. अब जीडीपी डिफ्लेटर किस चीज का नाम है बेटा, ये प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर. अब यहां से जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बनवाएंगे. क्या फॉर्मूला होगा, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100. पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है, जो लास्ट लाइन बोर्ड में लिखा है, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप द जीडीपी. जो जीडीपी को बनाने में हेल्प करते हैं वो सब जीडीपी डिफ्लेटर में आते हैं. ठीक है बेटा. अब एक बार इस टॉपिक के बिगनिंग में आना, क्या लिखा है, नॉमिनल जीडीपी. हम सब जानते हैं नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय बोथ प्राइस एंड आउटपुट, दोनों से इफेक्ट होता है नॉमिनल जीडीपी. ऑन द अदर हैंड रियल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय फिजिकल आउटपुट ओनली, और रियल जीडीपी में सिर्फ आउटपुट का चेंज होता है. टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस
and to determine the real change in physical output we can use GDP deflator. तो अगर हम उस प्राइस के इफेक्ट को हटाना चाहते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? GDP डिफ्लेटर. समझ आ गई बात? और इसके बाद इसका फॉर्मूला GDP डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इनटू 100. कोई प्रॉब्लम बेटा? अब ध्यान से समझेंगे. हमने 3 फॉर्मूले करे हैं जिसमें से जो ये पहला फॉर्मूला है वो सेम था इसके, बस नाम बदले हुए थे. वहां पे रियल को क्या बोला था? नेशनल इनकम एट, और इसको बोला था नेशनल इनकम एट. ठीक है. दूसरा ये फॉर्मूला, तीसरा GDP डिफ्लेटर का. इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपके पास जरूर आएगा, वो जो इस बार 1 मार्क के क्वेश्चन आने आपके. सिंपल आपको 2 चीजें दे रखी होंगी, तीसरी चीज निकालने को बोलेंगे. तो इसीलिए इस फॉर्मूले को याद रखना. अच्छा फॉर्मूला है. लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का GDP एंड वेलफेयर. बेटा ध्यान से समझेंगे ये टॉपिक क्या है. पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया था, अभी समझा रहा हूं. आप सब एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे. इजी टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी आशा मॉडर्न ना खालसा ने जो सैंपल पेपर दिया था उसमें ये क्वेश्चन था और आई थिंक 4 या 5 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था. और वैसे भी आज की डेट में ये करंट टॉपिक के ऊपर शूट होने वाला क्वेश्चन है कि हम ये मानते हैं GDP क्या वेलफेयर का इंडिकेशन है या नहीं है? जितनी देश की GDP बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतनी भलाई होगी गरीबों की, लोगों की. ये मानते हैं हम सब. यस. बट कुछ सिचुएशन में ये बात सही नहीं है, जहां पे GDP यानी कि प्रोडक्शन तो बढ़ रही है पर लोगों की भलाई नहीं होती. आप देखो क्या ये सच की सिचुएशन है आज की डेट में? कोविड के बाद से और ये सीरियस थ्रेट हो गया कि हमारे देश की GDP प्रोडक्शन तो बढ़ा रही है फैक्ट्रीज, पर लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा, जिस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है. तो इस हिसाब से कि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है GDP और वेलफेयर का. वो क्या कहेंगे? वी नो GDP is an indicator of welfare of people and everybody accepts that as the GDP of a country increases, welfare of the people also increases. But in certain situations there is a possibility that even if GDP rises, then also people won't get any benefit. GDP बढ़ा but benefit नहीं मिला. Explain those situations. वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे GDP बढ़ने के बाद भी वेलफेयर नहीं होता? तो ये रहा टॉपिक. सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP, कि आपके देश की प्रोडक्शन तो बढ़ी है पर जो वो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है वो सब लोगों तक पहुंची नहीं, वो एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अवेलेबल ही नहीं हुई, वो सिर्फ रिचर सेक्शन या प्रायोरिटी सेक्टर को दे दी गई, सबको अवेलेबल नहीं हुई. पहला रीजन. क्या वहां पे GDP बढ़ी? जी GDP तो बढ़ी है पर वेलफेयर नहीं हुआ. समझ आ गई पहली सिचुएशन. दूसरा, चेंज इन प्राइस. कह रहे GDP बढ़ा दी पर वो रियल GDP नहीं, नॉमिनल GDP बढ़ गई. आपकी GDP तो बढ़ गई ना, बट वो रियल GDP नहीं है, दैट इज नॉमिनल GDP. यहां पे भी GDP बढ़ती है बट वेलफेयर नहीं होता. तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब क्या है कि हमारे देश में GDP यानी कि प्रोडक्शन तो बढ़ रही है पर उसका डेटा अवेलेबल नहीं है. आप देखते हैं घरों में प्रोडक्शन, हर इंसान अपने घर में आज की डेट में अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही कंज्यूम कर रहा है, बट उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, जिससे क्या हो रहा है? GDP तो बढ़ रही है बट वेलफेयर नहीं हो रहा. वो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आना चाहिए वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है. पॉइंट नंबर 4, इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नलिटीज. आशा मॉडल में भी क्वेश्चन था एक्सटर्नलिटीज का. एक्सटर्नलिटीज होती क्या है बेटा? वो सारे फैक्टर जो हमारे को हमारी वेलफेयर में हेल्प करते हैं बट एक्सटर्नली. 2 तरह की एक्सटर्नलिटीज होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वो होती है जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर रही हैं, आपके काम को इंक्रीज कर रही है. जैसे कि एरिया में पार्क बन गया, कॉलोनी में पार्क बना और उसमें आपने ट्रीज प्लांट करे और वहां पे जॉय राइड्स लगाई बच्चों के लिए, झूले वगैरह, जहां पे लोग जाके अपना
एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, एनर्जी गेन कर सके और बॉडी को फिट रख सके। ऐसी जो एक्सटर्नलिटीज होती है दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ये कौन करता है? फैक्ट्री वाले जो पोल्यूशन कर रहे हैं वो अपने आसपास देखना पार्क बना देते हैं या फिर वाटर टैप्स बनवा देते हैं। दे आर डूइंग द पॉजिटिव थिंग्स फॉर द सोसाइटी। समझ आ गई बात जी। एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, जिसमें जो फैक्ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, उसमें वाटर पोल्यूट हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी जनरेट हो रही है जो हमारी हेल्थ को नुकसान कर रही हैं। उसके लिए उनके ऊपर आज तक कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई जाती। उसको हम बोलते हैं कौन सी एक्सटर्नलिटीज? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। समझ आ गई बात? तो एक्सटर्नलिटीज का बेसिक मतलब क्या है? वो सारी एक्टिविटी जिससे ह्यूमन बींग्स को हार्म कर रही हैं, वो सब एक्सटर्नलिटीज हैं जो हार्म कर रही हैं या जो बेनिफिट पहुंचा रही है। अगर बेनिफिट पहुंचा रही है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और अगर वो नुकसान कर रही हैं तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। क्लियर हो गई बात? लास्ट है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये तो हमारे देश की हर जगह प्रॉब्लम मिलेगी कि हम जीडीपी जितना बढ़ा रहे हैं उससे कई ज्यादा रेट से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिससे कि जो गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ी है वो पर हेड अवेलेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, कि हर एक को गुड्स प्रॉपरली नहीं अवेलेबल हो रहे। इज इट ओके? इस चैप्टर का थियोरेटिकल पोर्शन हमारा कवर हो गया। बस एक मेथड बचता है, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।